आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने अटल आवासीय विद्यालय का विज्ञान का एक मॉडल पेपर है और आज हम इसे सिर्फ हल नहीं करेंगे बल्कि इसके पीछे की दुनिया को समझेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद हर सवाल को एक कहानी की तरह देखना है। हम हर सवाल और उसके विकल्पों को देखेंगे और फिर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल सीधे प्रकृति के सबसे बड़े जादू से जुड़ा है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। सवाल है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं? और विकल्प है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। इसका जवाब हम सबको पता है, पर अक्सर हम इसके बारे में सोचते नहीं। सही उत्तर है बी ऑक्सीजन। ये वो प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का आधार है। पौधे एक तरह के शेफ हैं। वो सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं, जड़ों से पानी और हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा। इन तीन चीजों को मिलाकर वो अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं और इस कुकिंग प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट बनता है, वो है ऑक्सीजन, जिसे वो बाहर हवा में छोड़ देते हैं। मतलब जो गैस हमारे लिए वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधों के लिए कच्चा माल है। और जो उनका बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो हमारे लिए जिंदगी है। कमाल का तालमेल है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगला सवाल है, खाना तो बना लिया, पर अगर खाना बच जाए तो? सवाल है, पौधों की पत्तियों में अतिरिक्त भोजन किस रूप में संचित होता है? विकल्प हैं ए ग्लाइकोजन, बी वसा, सी मंड स्टार्च, डी प्रोटीन। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम लोग ज्यादा खाना बना लें तो फ्रिज में रख देते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। पौधे अपना बचा हुआ खाना कहाँ रखते हैं? बहुत सही एनालॉजी है। हाँ। पौधे भी अपना बचा हुआ खाना स्टोर करते हैं और वो उसे सी मंड स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। देखिए, वो जो ग्लूकोज बनाते हैं वो तो तुरंत इस्तेमाल होने वाली एनर्जी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे वो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप में बदल देते हैं, जिसे स्टार्च कहते हैं। ये उनका पावर बैंक है एक तरह से। ओ, वो इसे अपनी पत्तियों, जड़ों और फलों में जमा कर लेते हैं ताकि जब धूप ना हो, जैसे रात में, तब इस स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। आलू जो हम खाते हैं वो पौधे का जमा किया हुआ स्टार्च ही तो है। अच्छा, तो ये तो हुए सामान्य पौधे, लेकिन कुछ पौधे तो बड़े अजीब माहौल में उगते हैं, जहां शायद उन्हें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। यहीं से तीसरा सवाल आता है, घटपर्णी मतलब पिचो प्लांट जैसे कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां किस तत्व की कमी होती है? विकल्प ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी पानी या डी पोटेशियम। इसका सही उत्तर है ए नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे विकास का एक शानदार उदाहरण है। ये अक्सर दलदली मिट्टी में उगते हैं जहां पानी तो बहुत होता है, लेकिन नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। पौधों को बढ़ने के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन। तो इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कीड़े खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये प्रकृति का जुगाड़ है। वो प्रकाश संश्लेषण से अपनी एनर्जी तो बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पत्तों को एक जाल या पिंजरे की शक्ल दे दी। जैसे ही कोई कीड़ा उसमें गिरता है, वो उसे पचाकर उससे नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। कुछ पौधे तो और भी एक कदम आगे हैं, वो दूसरों का बना बनाया खाना ही चुरा लेते हैं। अगला सवाल इसी पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पूर्ण तना परजीवी मतलब टोटल स्टेम पैरासाइट का उदाहरण है? विकल्प है ए गुलाब, बी अमर बेल कस्कुटा, सी नीम, डी तुलसी। इसका सीधा जवाब है बी अमरबेल। पूर्ण तना परजीवी का मतलब ही है एक ऐसा पौधा जो अपने भोजन और पानी के लिए पूरी तरह से क्या कहते हैं दूसरे पौधे पर निर्भर हो। अमरबेल की ना तो अपनी जड़ें होती हैं और ना ही उसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो खाना बना ही नहीं सकती। वो पीले धागों की तरह दूसरे पेड़ों पर लिपट जाती है और उन्हीं से सारा पोषण चूस लेती है। ठीक है, तो ये तो हुई पौधों की बात। अब आते हैं हम इंसानों पर। हमारा खाने का सफर मुंह से शुरू होता है। पेपर में सवाल है, मानव मुख में भोजन को चीरने, फाड़ने, टेयरिंग का कार्य किस प्रकार के दांत करते हैं? ऑप्शन है ए चवर्णक मोलर्स, बी कृंतक इंसाइजर्स, सी रदनक केनाइन्स या डी अग्रचवर्णक प्रीमोलार्स। ये काम करते हैं सी रदनक केनाइन्स। हमारे मुंह में 4 तरह के दांत हैं और हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। सामने के जो चपटे दांत हैं वो हैं कृंतक या इंसाइजर्स, जो सेब की तरह कुछ भी काटने के काम आते हैं। उनके बगल में जो नुकीले वाले हैं वो हैं रदनक या केनाइन्स।
ये वही दांत हैं जो मांसाहारी जानवरों जैसे शेर या कुत्तों में बहुत बड़े और प्रोमिनेंट होते हैं, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। हमारे अंदर ये उनके मुकाबले काफी छोटे हैं, जो शायद हमारे सर्वाहारी मतलब ओमनिवरस होने का संकेत है। हाँ, ये हमारे इवोल्यूशनरी पास्ट की कहानी बताते हैं। इनका मुख्य काम भोजन को चीरना फाड़ना है और इनके पीछे होते हैं अग्र चवर्णक और चवर्णक, जो चक्की की तरह भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो दांतों ने तो भोजन को तोड़ दिया, ये हुआ मैकेनिकल काम, लेकिन केमिकल काम तो लार से ही शुरू हो जाता है, सही है ना? अगला सवाल इसी से जोड़ा है। लार सलाइवा में मौजूद टाइलिन एंजाइम किसका पाचन शुरू करता है? विकल्प है ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। सही जवाब है सी कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत दिलचस्प है कि पाचन पेट में नहीं, मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारी लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसका दूसरा नाम सलाइवरी एमाइलेज है। इसका काम है स्टार्च, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसे सिंपल शुगर में तोड़ना शुरू करना। इसीलिए जब हम रोटी को काफी देर तक चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है। बिल्कुल इसी वजह से। अच्छा, तो पाचन की शुरुआत तो मुंह में हो गई, लेकिन असली केमिकल फैक्ट्री तो पेट में है, जहां माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहां ऐसा क्या होता है? इसी पर है 7वां सवाल। आमाशय की दीवारों से कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है? विकल्प है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। हमारा पेट एक बहुत शक्तिशाली एसिड बनाता है और वो है बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इतना स्ट्रांग होता है कि कहते हैं रेजर ब्लेड को भी गला सकता है। ओ, इसके दो मुख्य काम हैं। पहला, खाने के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करना। यह हमारे शरीर का पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा, यह पेट में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी एसिडिक माहौल बनाता है। आपने एंजाइम की बात की। अगला सवाल बड़ा मजेदार है। वो एंजाइम और हार्मोन के बीच का फर्क पूछता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है बल्कि एक हार्मोन है? और विकल्प है ए पेप्सिन, बी इंसुलिन, सी रेनिन, डी एमाइलेज। यहां सही उत्तर है बी इंसुलिन। पेप्सिन, रेनिन और एमाइलेज ये तीनों भोजन को तोड़ने वाले वर्कर्स हैं, मतलब एंजाइम्स हैं। लेकिन इंसुलिन एक मैसेंजर है, यानी हार्मोन। अच्छा, इसे अग्न्याशय पैंक्रियाज बनाता है और ये सीधे खून में जाता है। इसका काम खाना पचाना नहीं, बल्कि खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना है। ये शरीर की कोशिकाओं को संदेश देता है कि चलो खून से शुगर उठाओ और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करो। वाह, मतलब एंजाइम लोकल वर्कर है और हार्मोन लॉन्ग डिस्टेंस मैसेंजर। अब बात करते हैं शरीर के एक बहुत जरूरी अंग की। प्रश्न 9। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस बाइल जूस का निर्माण करती है वह है विकल्प ए अग्न्याशय, बी यकृत लिवर, सी आमाशय, डी पित्ताशय गॉल ब्लैडर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बी यकृत लिवर। ये हमारे शरीर का पावर हाउस और केमिकल फैक्ट्री है। इसके 500 से ज्यादा काम है और उन्हीं में से एक है पित्तरस, यानी बाइल जूस बनाना। ये पित्तरस फैट मतलब वसा को पचाने में मदद करता है। लेकिन मैंने तो पित्ताशय गॉल ब्लैडर के बारे में भी सुना है। तो अगला सवाल इसी कंफ्यूजन को दूर करता है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्तरस अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? विकल्प ए पित्ताशय गॉल ब्लैडर, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी प्लीहा स्प्लीन। और यहीं लोग अक्सर गलती करते हैं। बनाता लिवर है लेकिन स्टोर करता है ए पित्ताशय गॉल ब्लैडर। आप इसे ऐसे समझें कि लिवर एक बड़ी फैक्ट्री है जो पित्तरस बनाती है और पित्ताशय उसके बगल में एक छोटा सा गोदाम है। जब तक जरूरत ना हो, पित्तरस इस गोदाम में जमा रहता है। अच्छा, जैसे ही हम कोई फैटी खाना खाते हैं, ये गोदाम सिकुड़ता है और पित्तरस को छोटी आंत में भेज देता है। तो पेट के बाद खाना छोटी आंत में पहुंचता है, जहां असली काम होता है पोषक तत्वों को सोखना। अगला सवाल इसी की बनावट पर है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं रसांकुर विली का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प है ए भोजन पीसना, बी अवशोषण सतह बढ़ाना, सी अम्ल बनाना, डी हार्मोन बनाना। इसका सही जवाब है बी अवशोषण सतह बढ़ाना।
अगर हमारी छोटी आंत अंदर से एक सपाट पाइप की तरह होती तो पोषक तत्वों को सोखने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलती। इसलिए प्रकृति ने इसके अंदर लाखों करोड़ों उंगली जैसी छोटी छोटी संरचनाएं बना दी, जिन्हें विली कहते हैं। इन विली की वजह से छोटी आंत का सतही क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। कितना? लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना। एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया, मतलब हमारी छोटी सी आंत के अंदर इतनी बड़ी जगह छुपी है सिर्फ न्यूट्रिएंट सोखने के लिए। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और ये सिस्टम हमारे जैसे सर्वाहारी जीवों के लिए है। जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं उनका सिस्टम और भी खास होता है। अगला सवाल इसी पर है। शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज को पचाने के लिए आहार नाल का कौन सा भाग लंबा होता है? विकल्प हैं ए सीकम, बी ग्रसनी, सी ग्रास नली, डी मलाशय। सेल्यूलोज तो वही है जो पौधों की सेल वॉल में होता है और जिसे पचाना बहुत मुश्किल है ना? एकदम सही। हम इंसान इसे नहीं पचा सकते, लेकिन गाय, खरगोश जैसे शाकाहारी जानवरों में छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर एक बड़ी थैली होती है जिसे ए सीकम कहते हैं। इस सीकम में खास तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम बनाते हैं। ये उनका सेल्यूलोज डाइजेशन प्लांट है। ये सारी पाचन की प्रक्रिया आखिर में एक ही चीज के लिए होती है, एनर्जी। और ये हमें सेल के लेवल पे ले जाता है। हर स्टूडेंट का पसंदीदा सवाल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं जहां एटीपी का निर्माण होता है? विकल्प ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। और इसका क्लासिक जवाब है बी माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी हर कोशिका के अंदर हजारों छोटे छोटे पावर प्लांट होते हैं और वही माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर भोजन से मिला ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और एनर्जी पैदा करता है। ये एनर्जी एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। एटीपी को आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। अच्छा। जब भी सेल को कोई काम करना होता है वो एटीपी खर्च करता है। जैसे एक शहर को पावर प्लांट से बिजली मिलती है, वैसे ही एक सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है। और जैसे एक सेल का एनर्जी बजट होता है, वैसे ही पूरे इकोसिस्टम का भी होता होगा। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? विकल्प 100%, 50%, 10%, 90%। यहां सही जवाब है सी 10%। इसे लिंडमैन का 10% का नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो उसे खाने वाले की सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है। बाकी 90% एनर्जी उस जीव की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च हो जाती है या गर्मी के रूप में खो जाती है। इसका मतलब अगर घास में 1000 कैलोरीज हैं तो उसे खाने वाली बकरी को सिर्फ 100 कैलोरी मिलेगी और उस बकरी को खाने वाले शेर को सिर्फ 10 कैलोरी। बिल्कुल। यही वजह है कि जंगल में घास सबसे ज्यादा, बकरियां उससे कम और शेर सबसे कम होते हैं। टॉप पर एनर्जी बहुत कम पहुंचती है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। यही कारण है कि टॉप प्रेडेटर्स इतने दुर्लभ होते हैं और उन्हें इतने बड़े इलाके की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इकोसिस्टम से जूम इन करके सूक्ष्म जीवों पर आते हैं। सवाल 15 है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करने और चलने के लिए किस अंग का उपयोग करता है? विकल्प हैं ए सिलिया, बी कूटपाद, सूडोपोडिया, सी स्पर्शक और डी फ्लैजेला। अमीबा तो वो है जिसको कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो तो जेली की तरह होता है। बिल्कुल, और इसी का वो फायदा उठाता है। वो चलने और खाने के लिए बी कूटपाद सूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है। सूडो मतलब नकली और पोडिया मतलब पैर। जब उसे चलना होता है तो वो अपने शरीर के एक हिस्से को आगे बढ़ाता है और एक नकली पैर बना लेता है। और जब खाना पकड़ना होता है तो वो इन्हीं नकली पैरों से खाने को चारों तरफ से घेर कर अपने अंदर ले लेता है। बहुत मजेदार। और एक और छोटा जीव है हाइड्रा। अगला सवाल उसी के बारे में है। हाइड्रा में शिकार पकड़ने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? विकल्प हैं ए स्पर्शक टेंटिकल्स, बी पाद लेग्स, सी चोंच, बी डी दांत। हाइड्रा शिकार पकड़ने के लिए अपने ए स्पर्शक टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है। ये उसके मुंह के चारों ओर धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन टेंटिकल्स में डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही कोई छोटा जीव इनके पास से गुजरता है, ये उसे डंक मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर अपने टेंटिकल से उसे पकड़कर मुंह में डाल लेते हैं। चलिए अब हम इस पेपर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जो हमारे शरीर के रखरखाव से जुड़ा है। सवाल 17, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए
किन खनिजों मिनरल्स की आवश्यकता होती है? विकल्प ए आयरन और आयोडीन, बी कैल्शियम और फास्फोरस, सी सोडियम और पोटेशियम, डी जिंक और मैग्नीशियम। ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका सीधा जवाब है बी कैल्शियम और फास्फोरस। हमारी हड्डियां और दांत कोई पत्थर नहीं है, वे जीवित टिश्यू हैं जो लगातार पुराने सेल्स को हटाकर नए बनाते हैं। और इस ढांचे का मुख्य कच्चा माल कैल्शियम और फास्फोरस ही हैं। ये दोनों मिलकर एक मजबूत क्रिस्टल बनाते हैं जो हमारी हड्डियों को कठोरता देता है। और अब अंतिम सवाल, जो एक तरह से पूरे सिस्टम का रिवीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? और जोड़े हैं ए फेफड़े श्वसन, बी वृक्क प्रजनन, सी हृदय परिसंचरण, डी त्वचा संवेदी अंग। यहां हमें गलत जोड़ी ढूंढनी है और वो है बी वृक्क प्रजनन, रिप्रोडक्शन। चलिए बाकी देखते हैं। फेफड़े सांस लेने मतलब श्वसन के लिए है, ये सही है। हाँ। हृदय खून को पंप मतलब परिसंचरण करता है, ये भी सही है। त्वचा हमें छूने का एहसास कराती है, एक संवेदी अंग है, ये भी सही है। लेकिन किडनी का काम प्रजनन नहीं बल्कि उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन। ये हमारे खून की सफाई करने वाली फैक्ट्री है जो कचरे को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। और इसी के साथ हमने इस मॉडल पेपर के सभी 18 सवालों को न सिर्फ हल किया बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को भी समझा। ये वाकई एक बेहतरीन सफर था। बिल्कुल, आपने देखा हर सवाल हमारे या हमारे आसपास की दुनिया के किसी न किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल से जुड़ा है। विज्ञान रटने का नहीं बल्कि इन्हीं सिद्धांतों को समझने का नाम है। आज की चर्चा से एक विचार मेरे मन में रह गया है। हमने वो 10% ऊर्जा के नियम की बात की थी। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता और ऊर्जा का प्रवाह कितना नाजुक है। ये शायद हमें अपने भोजन और संसाधनों के बारे में और ज्यादा जिम्मेदारी से सोचने की प्रेरणा दे सकता है। एक बहुत गहरा विचार है, क्योंकि हम भी उसी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। सीखते रहें और बढ़ते रहें।